मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। जैसा आपकी देख पा रहे हैं आप कि ये एक पुरुष की कुंडली है और ये एक स्त्री की कुंडली है। इन दोनों कुंडलियों का अध्ययन करेंगे और इनका सिर्फ एक ही प्रश्न है कि क्या संतान सुख मिलेगा। तो इस कुंडली के माध्यम से हम जानने के प्रयत्न करेंगे कि क्या इस दंपति के जीवन में संतान सुख है, क्या ये माता पिता बन सकते हैं। इनका यही एक प्रश्न है मुझसे। बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा अध्ययन करने के पहले कुंडली कि एक बार ये प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उस समय इन्होंने अपने गलत डिसीजन के कारण उस संतान को नहीं लिया, या ये कहिए कि उस समय इनका कहना है कि मैं तैयार नहीं थी। अब विवाह के कम से कम 8 वर्ष बीत गए हैं और संतान दोबारा इनको नहीं आ पाया। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या संतान होगा या नहीं होगा, क्या संतान सुख है या नहीं है। इन्होंने अपना जो मेडिकल जो चेकअप कराया है दोनों का, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को नहीं है, दोनों ही संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो ज्योतिष क्या कहता है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संतान के योग कुंडली बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले हम पुरुष की कुंडली की तरफ चलेंगे। एक बात और बता दूं मैं आपको कि जब मैंने इनके कुंडली का जब मिलान किया तो वहां नाड़ी दोष आ रहा था, लेकिन नाड़ी दोष का परिहार भी होता है कब, कि जब अलग अलग नक्षत्रों में जन्म हो या एक ही नक्षत्र के अलग अलग चरण में यदि जन्म हो, तब भी यहाँ पे जो है नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। तो यहाँ नाड़ी दोष इन दोनों का दिख रहा है, लेकिन है नहीं नाड़ी दोष का परिहार यहाँ हो रहा है। इसीलिए तो ये गर्भवती हुई थी, और यदि नाड़ी दोष होता संपूर्ण रूप से तो शायद उस समय गर्भ होता ही नहीं है, गर्भ आता ही नहीं है। तो ये तो पक्के तौर पर माने रहिए कि कहीं ना कहीं सकारात्मक रिजल्ट है। अब आइए चलते हैं कुंडली पे। तो ये पुरुष की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है, और यहाँ पे लग्न के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। वो कुंडली के पराक्रम भाव में जाके बैठे हैं, और लग्नेश का पराक्रम में बैठना अच्छा होता है। सबसे पहले हम लग्न को देखते हैं। लग्न को देखना अत्यंत ही आवश्यक है, चाहे आप कुंडली के किसी भी विषय में अध्ययन कर रहे हो। तो लग्नेश का पराक्रम भाव में बैठना अच्छा है, और डिग्री वाइज कितने डिग्री पे बैठे हैं, तो 24 डिग्री पे बैठे हैं। तो ठीक ठाक स्थिति में लग्न है, वो हमें दिखाई दे रहा है। अब चलेंगे सीधे कुंडली के पंचम भाव पे, क्योंकि पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं, पंचम भाव संतान का होता है। तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी पुरुष की कुंडली के जब हम अध्ययन करते हैं तो भाव, भावेश, भाव का कारक और पुरुष के वीर्य का कारक कौन है, शुक्र। तो शुक्र को हम जरूर देखेंगे, शुक्र को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे हम पंचम भाव पे देखते हैं, तो पंचम भाव में किसी भी पापक ग्रह की यहाँ पे उपस्थिति नहीं है, यानी पंचम भाव जो है वो खाली है। और यदि हम दृष्टि का यदि विचार करें तो यहाँ पे किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि यहाँ नहीं पड़ रही है, बल्कि यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा दो शुभ ग्रह की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पे पड़ रही है। ये अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अब जो भावेश है मंगल, वो कहां बैठे हैं, तो कुंडली के लग्न में जाके बैठे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। तो क्या मंगल पे किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या, वो भी हमको देख लेना चाहिए। तो यहां पे देखिए, तो मंगल पे भी किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है, यानी भाव पे दो शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना, और भाव के जो स्वामी है मंगल, वो लग्न में जाके बैठे हैं मित्र राशि में, और उस पर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, और मंगल डिग्री वाइज 22 डिग्री पे है। अच्छे हैं मंगल डिग्री वाइज। और भाव का कारक यहां पे भी हमको देखना पड़ेगा। तो भाव के कारक कौन, तो देवगुरु बृहस्पति। वो कहां बैठे हैं, कुंडली के पराक्रम भाव में, कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति में किसी पापक ग्रह की दृष्टि है क्या, वो भी हमको विचार कर लेना चाहिए। तो यहां से हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति में भी सिर्फ एक सूर्य की दृष्टि पड़ती है, बाकी किसी पापक ग्रह की दृष्टि यहां पे नहीं पड़ती है। तो ये भी अच्छा संकेत है, यानी कि पुरुष की कुंडली में भाव, भावेश और भाव का कारक तीनों मजबूत है। और यहां शुक्र को जब देखें तो शुक्र 7 डिग्री पे बैठे हैं। कैसे, तो स्वराशिगत बैठे हैं ये,
प्लस पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन यहां पे केतु और शनि देव ने मिल करके यहां पे शुक्र को पाप कर्तरी दोष में डाल दिया है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन फिर भी स्वराशिगत बैठे हैं इनके कुंडली में, और इनके कुंडली में शुक्र जो है वो अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो शुक्र यहां कहीं ना कहीं मजबूत हो गए। 7 डिग्री पे बैठे तो हैं, कौन सी राशि में, तो विषम राशि पे, यानी बाल अवस्था से थोड़े थे ऊपर हैं ये, तो ये अच्छा है। तो हमने देखा कि पुरुष की कुंडली में भाव, भावेश, भाव का कारक और शुक्र तीनों ही ठीक स्थिति में है, ये शुभ संकेत है, ये अच्छे संकेत हैं। अब चलते हैं स्त्री की कुंडली की तरफ। तो स्त्री की कुंडली में हमने देखा कि ये मेष लग्न कुंडली है, और लग्न के स्वामी जो है मंगल देव कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, पॉजिटिव पॉइंट है, ये सकारात्मक है। और मंगल देव पे क्या किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है क्या, तो यहां से यदि आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 शनि देव की 10वीं दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पे पड़ती है। तो यहां तो ये बात तो साफ साफ है कि पहला संतान जो है वो ये खराब कराने का काम करेंगे, क्योंकि पंचम भाव जो है गर्भ का है। भले मित्र राशि में क्यों ना बैठे हो मंगल, इस कुंडली में कारक क्यों नहीं है, लेकिन मैंने आपको बार बार एक बात बताया है कि कोयला यदि हाथ जलाएगा नहीं तो हाथ तो काला कर ही जाएगा। तो यहाँ पे शनि की दृष्टि का पड़ना और मंगल के कुंडली के पंचम भाव में, यानी पंचम भाव से गर्भ का विचार करते, गर्भ भाव में बैठना, तो प्रथम संतान तो खराब होना ही चाह, या इस स्वेच्छा से करती या ये नहीं करना चाहती, तब भी प्रथम संतान कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान दिखा रहा है। अब पंचम भाव के स्वामी कौन, सूर्यदेव, वो कहां बैठे हैं, तो कुंडली के छठे भाव में। कैसे, तो केतु के साथ बैठे हैं और राहु की दृष्टि में बैठे हैं, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। और कितने डिग्री पे बैठे हैं, तो 2 डिग्री पे। कौन सी राशि में, सम राशि में। सम राशि पे 2 डिग्री पे ग्रह मृतक अवस्था में चले जाते हैं, तो सूर्य के पास यानी पंचमेश के पास, संतान भाव के स्वामी के पास बल नहीं है, वो पीड़ित है वो भी। तो हमने क्या देखा कि पंचम भाव पीड़ित है, मंगल देव बैठे हैं, पंचम भाव का स्वामी पीड़ित है। अब चले आते थे पंचम भाव के कारक पे, तो पंचम भाव के कारक कौन और संतान के कारक कौन, बृहस्पति। तो बृहस्पति लग्न में बैठे हैं यहाँ पे, तो क्या बृहस्पति पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है क्या, वो भी हम देखेंगे। तो बृहस्पति पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। मैंने बोला है भाव, भावेश और भाव का कारक, ये हमको तीनों देखना चाहिए। तीनों में से यदि 2 पीड़ित होंगे तो समस्या आएगी, लेकिन कारक यहाँ पे मजबूत स्थिति में है, और उनकी दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पे, 5वीं दृष्टि बृहस्पति के 1 2 3 4 और 5, ये 5वीं दृष्टि कहां पड़ती है, संतान भाव में पड़ती है। तो क्या समझे हम कि संतान होगा या नहीं होगा, तो बृहस्पति की दृष्टि जब भी जहां पड़ती है उस भाव पर वो अमृत छिड़क देते हैं। तो यहाँ पे पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना ये अत्यंत श्रेष्ठ है, यानी संतान होने के संकेत दिखाई देते हैं। तो पुरुष की कुंडली में भी कहीं ना कहीं स्थितियां मजबूत हैं, और स्त्री की कुंडली में भी संतान होने के योग हमको दिखाई दे रहे हैं। बस ये मंगल देव की थोड़ा उपाय कर लें, और यदि सूर्य का उपाय यदि करें तो फायदा होगा। और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली वक्री होकर बैठे हैं 4 अंश पे, कौन सी राशि में, विषम राशि में, बाल अवस्था में। तो स्त्री की कुंडली में कहीं ना कहीं समस्या मुझे दिखाई दे रही है, पुरुष की कुंडली में मुझे कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। आप लोग भी देखिए, यदि कुछ होगा तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं अपने ज्ञानानुसार आपके समक्ष इस कुंडली को रखा हूं। इस पंचम स्त्री की कुंडली में भाव, भावेश और भाव का कारक कहीं ना कहीं पीड़ित है। अब मैंने कारक क्यों कहा, क्योंकि कारक सिर्फ 4 अंश पे है, बाल अवस्था में है, और बाल अवस्था में उनकी दृष्टि का संपूर्ण प्रभाव नहीं मिलेगा। ग्रह यदि अस्त हो या ग्रह यदि बाल अवस्था में हो तो उसके दृष्टि का संपूर्ण प्रभाव यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो बृहस्पति को मजबूत करना पड़ेगा। वक्री है, कोई समस्या नहीं है, आसानी से इस कुंडली में बृहस्पति देव का रत्न धारण किया जा सकता है और बृहस्पति देव का संपूर्ण लाभ अर्जित किया जा सकता है। तो ये यदि बृहस्पति देव के रत्न यदि पुखराज धारण करती हैं तो इनको काफी लाभ मिलेगा यहाँ पे। वहीं साथ ही साथ मंगल देव का यदि रत्न भी धारण करें तब भी इनको फायदा होगा, क्योंकि मंगल इनको अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हालांकि मंगल, क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि मंगल भी यहाँ अस्त होकर बैठे, यानी कि लग्न, संतान पैदा करेगा कौन, मैंने आपको बताया, तो व्यक्ति, तो लग्न ही यहाँ पे अस्त है, समस्या देगा। जातक के पास उतनी जो क्षमता है ना उसमें कमी होगी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं समस्या यहाँ पे आ रही है। तो मंगल का रत्न धारण करें, बृहस्पति का रत्न धारण करें, सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करें, नित्य सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, तो इनको लाभ मिलने की संभावना है। इस कुंडली में एक और चीज है, मुझे ध्यान में आ गया, मैं आपको बता दूं। इस कुंडली में राहु और केतु के समक्ष सारे ग्रह बैठे हुए हैं और शनिदेव
साइड में बैठे हैं, मतलब अलग बैठे हैं, तो इसको बोलते हैं शनि भंग काल सर्पयोग। जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी ज्योतिष की पढ़ाई कोलकाता से संपूर्ण किया हुआ है, अतः मैं वहां के माध्यम से कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से मैंने अध्ययन किया हुआ है। तो यहाँ पे शनि यदि एक पूरे ग्रहों के चक्र से बाहर हो जाए तो यहाँ बनता है शनि भंग काल सर्पयोग, और ऐसे जातक को जीवन में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। हर चीज में जातक को जो है वो बाधा आती है, और सारी चीज बाधाओं के बाद ही पाता है। आपके कुंडली में यदि योग हो तो देख लीजिएगा, मेरी बात मिला करके 100% आपको ये सत्य मिलेगा। शनि यदि अकेले बैठे हैं सारी ग्रहों से, शनि भंग काल सर्पयोग, जीवन में सारे कामों में अड़चने और बाधाएं, अथक परिश्रम के बाद जातक जीवन में सारी चीजों को पाता है। जातक संतान भी पाएगा, लेकिन कब? अथक परिश्रम के बाद संतान होगा, और निश्चय रूप से संतान होगा। कब होगा ये मैंने इनको बता दिया है, और रत्न धारण करने को बताया, साथ ही साथ मैंने संतान गोपाल यंत्र की आराधना करने को बताया है, और संतान गोपाल मंत्र के जाप करने के लिए बताया है। उपाय यदि किया जाए तो संतान निस्संदेह कुंडली में होगा। तो आप भी इस कुंडली को अध्ययन कीजिए और देखिए, यदि मुझसे कोई चूक हुई तो आप भी बताइएगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।